गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने राजनीति विज्ञान की पिछले क्लासों में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने आपको कुछ चुनौतियों के बारे में पढ़ाया था। उसी क्रम को आगे बढ़ा के आज लोकतंत्र के समक्ष एक और चुनौती का अध्ययन करेंगे, क्षेत्रवाद का। क्या है क्षेत्रवाद? बच्चों, पहले भी आपको कई बार बता चुके कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्नता में एकता पाई जाती है। कई बार तो विभिन्नता हमारे कौतूहल का कारण बन जाती है कि कैसे इतने बड़े देश में, इतने विविधताओं से युक्त देश में, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जिनकी संस्कृति अलग है, जिनके रीति रिवाज अलग है, खान पान अलग है, लेकिन वो सब मिलकर एकजुट होकर रहते हैं। तो वो चीज तो हमारा कई बार कौतूहल का कारण होती है, लेकिन कई बार यही विभिन्नता है हमारे लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। एक क्षेत्र विशेष के प्रति अपनी मांगों को रखना और उन मांगों को अपने राष्ट्र हित से ज्यादा रखना क्षेत्रवाद की श्रेणी में आता है। बच्चों, अगर बात करें अपन आजादी के समय की, जब आजादी का समय था तो इतना ज्यादा हमारा देश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, क्योंकि आजादी से पहले अंग्रेजों ने और अंग्रेजों से पहले जो विभिन्न जो विदेशी जातियां आई थी, भारत पर आक्रमण किया था उन्होंने। उन सबका एक ही उद्देश्य था, भारत की आर्थिक धन संपदा को लूट, और उन्होंने कार्य किया भी, और भारत की आर्थिक धन संपदा को लूटा, अंग्रेजों ने भी लूटा, और लूट लाट के सब अपने देश में ले गए। भारत देश को इन्होंने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। जब आजाद भारत हुआ तो आजाद भारत के जो हमको आजादी मिली तो सही, लेकिन तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई। आर्थिक रूप से भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी। ऐसी खराब स्थिति में हमको आजादी मिली, और इस आजादी के बाद जो हमारे पास पहला जो हमारे पास कार्य रहा कि हमारे देश का हमको आर्थिक विकास करना। इस आर्थिक विकास की अगर बात करें अपन, तो हमारे जो सरकार थी, संघीय सरकार ने कुछ प्रयास भी किए, इसमें चाहे राज्यों के पुनर्गठन के रूप में हो, चाहे क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं को कम करने, अपन को करना संभव होता है, कम करने के रूप में हो, हमने विभिन्न उपायों के द्वारा जो एक असंतुलन व्याप्त था हमारे देश में, क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त था, उस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का हमने प्रयास। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि के कारण जो क्षेत्रीय विविधताएं हमारे यहाँ कि किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे, और किसी क्षेत्र विशेष में बिल्कुल भी नहीं रहते थे, और कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण कोई क्षेत्र विशेष रूप से काफी हाईलाइटेड था, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बिल्कुल भी गौण हो चुके। यानी इनमें जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने राज्य की जो गठन की प्रक्रिया थी, उस गठन की प्रक्रिया में भी इस ऐतिहासिक उपलब्धता और जो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता थी उसको हमने एक आधार बनाया। राज्यों के निर्माण में ब्रिटिश प्रांतों के मिले, देशी रियासतों के एकीकरण, अगर इनकी बात करें तो इनमें भी हमने क्षेत्रीय जो विभिन्नता थी उसको ध्यान में रखकर, तथा जो देशी रियासतों का एकीकरण था, उन एकीकरण को राजनीतिक एकीकरण के फलस्वरूप जो परिणाम हमारे सामने था वो पूरे देश का एकीकरण। जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष की अग्रणी छवि आदि ने भी राज्य की
पुनर्गठन की प्रक्रिया को प्रभावित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, हमारे उसका आधार उन्होंने भाषा रखा, कि भाषा के आधार पर रखा था, लेकिन भाषा के साथ साथ हमको जाति, धर्म, संप्रदाय इस को ध्यान में अपने संवैधानिक रूप ध्यान में रखा, लेकिन भाषा के हिसाब से जैसे जैसे अलग करते गए वैसे वैसे इस रूप में भी थोड़ा सा इसका पॉइंट है। आर्थिक विकास का स्तर की बात करें, लोकशाही की राजनीतिक पद्धति की बात करें, क्षेत्रीय आकांक्षाएं या इसके भौगोलिक स्वरूप की बात करें, तो उस समय भी इस क्षेत्रीय विभिन्नताओं का असर कहीं ना कहीं या क्षेत्रीय असंतुलन कहीं ना कहीं हमारे राज्यों में विद्यमान है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, आजादी से पहले की बात करते हैं अगर अपन, तो आजादी से पहले तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों से हमारे देश को आजाद कराना, यानी किसी न किसी रूप में हम अंग्रेजों से अपने देश को आजाद करा दें, यह हमारा प्राथमिक उद्देश्य था। और जब हम अपने उस उद्देश्य को पूरे हो गए, यानी 1947 में भारत देश आजाद हो गया, तो जहां यह क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, जो आजादी के टाइम पर जब बात करें कि आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि उस समय हमारा एक उद्देश्य रह गया था कि हमको आजादी प्राप्त हो। और जब आजादी प्राप्त कर ली, तो आजादी प्राप्त करने के बाद ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं दोबारा परिवर्तित हो, और इस तरह से हमारे सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने एक चुनौती उत्पन्न हुई। वो चुनौती थी क्षेत्रवाद के रूप। क्या मांगे थी, ठीक, क्या मांगे थी जिस कारण से ये क्षेत्रवाद की भावना ज्यादा बढ़ती, क्या मांगे थी जिस कारण से विभिन्न क्षेत्रों की जो मांगे थी, जिस कारण से क्षेत्रवाद की ये भावना पनपी, मांगों का ही वर्णन करेंगे अपन यहाँ की क्या थी। खास करके अगर अपन बात करें क्षेत्रवाद की मांग को ना लेकर, यहाँ पर तो बात करते हैं विभिन्न प्रांतों में, ठीक है, विभिन्न प्रांतों की इन मांगों के कारण क्षेत्रवाद की भावना बनती। पहले कुछ मांगे उत्पत्ति हुई क्षेत्र विशेष में, प्रांतों में, जिससे क्षेत्रवाद की भावना बनती। तो पहली मांग थी कि राज्यों के पुनर्गठन की मांग, कि पहली मांग ये थी कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। अभी जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, हालांकि हमने उसका आधार भाषा को माना था, भाषा के आधार पर किया था, लेकिन जब ये मांग उठी थी तब क्षेत्र विशेष के कारण, कि क्षेत्र विशेष के आधार पर, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर, तो उस आधार पर इन राज्यों का पुनर्गठन की मांग बनती। दूसरी मांग की बात करें, नवीन राज्यों के निर्माण की बात। नवीन राज्यों के निर्माण की मांग की बात करें कि जो किसी राज्य विशेष का कोई क्षेत्र वो अपने को उस राज्य से अलग करना चाहता है। अब उस अलग करने का कारण क्या है, तो उसके क्षेत्र विशेष के अनदेखी किसी कारण के आधार पर, चाहे अपना अलग पहचान या अलग वजूद बनाने के कारण ये क्षेत्रवाद की मांग प्रवृत्ति होती गई, नवीन राज्य की मांग इसमें की जाने लगी। तीसरी थी जो भारत संघ में
अधिक स्वायत्तता। भारतीय संघ में, भारत में है, भारत में रहकर और राज्यों से ज्यादा हमको अधिक स्वायत्तता मिले, इस तरह की मांग भी उस समय की गई। अगली जो मांग थी, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण क्षेत्र विशेष में जो भी प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन होता था, उन प्राकृतिक संसाधनों के वितरण की मांग की भावना भी उस समय ज्यादा बढ़ती हुई थी। अगली जो मांग थी, केंद्र से केंद्र से अधिकाधिक सहायता प्राप्त करना, यानी इस तरह की कुछ मांगे थी जिससे क्षेत्रवाद की भावना पनपी, कि क्षेत्रवाद की जो भावना पनपी, जिसके कारण कि एक जो कहे साफ शब्दों में कहे कि लोकतंत्र के समक्ष चुनौती उत्पन्न हुई। ऐसी क्या चीज है ये क्षेत्रवाद? क्षेत्रवाद है क्या जिसके कारण एक चुनौती के रूप में हमारे लोकतंत्र के सामने आई? तो क्षेत्रवाद क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रवाद क्या? छोटा सा क्वेश्चन, नाम से भी क्षेत्रवाद। अगर अपन बात करें कि अपने क्षेत्र से संबंधित मांगों, हमारे क्षेत्र विशेष से संबंधित मांगों को अगर हम देश क्षेत्र से ऊपर रखते हैं तो इस तरह की जो भावना होती है वो क्षेत्रवाद। यानी किसी क्षेत्र विशेष से या प्रांत से लगाओ, तो क्षेत्र विशेष है तो क्षेत्र विशेष से या प्रांत से लगाओ, उसकी उन्नति से लगाओ इतना कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, चाहे देश का विकास हो ना हो। तो इस तरह की भावना या इस तरह के जो उद्देश्य आते हैं तो वो क्षेत्रवाद है। आइए कहें कि जो क्षेत्रवाद का उद्देश्य क्या उद्देश्य हो सकता है? कि क्षेत्रवाद का उद्देश्य है कि अपने, क्या उद्देश्य क्षेत्रवाद का? कि अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति, यानी इसके माध्यम से, इस क्षेत्रवाद के माध्यम से अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति जब हम करने लग जाते हैं, या जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य मांगे करते हैं, तो ऐसी मांगों से उत्पन्न जो परिस्थिति है या ऐसी मांगों से उत्पन्न जो समस्या है, वो समस्या क्या कहलाती है? वो समस्या क्षेत्रवाद कहलाती है। क्या कारण है क्षेत्रवाद? क्षेत्रवाद के क्या कारण है? किन कारणों से क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, उनका अध्ययन करते हैं। क्षेत्रवाद के अगर कारणों की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला कारण आता है प्राकृतिक प्रदत्त विभिन्नता। क्षेत्र विशेष को प्रकृति ने ही थोड़ा अलग कर दिया, भिन्न कर दिया, कि चाहे वो प्राकृतिक रूप से, चाहे उसको पहाड़ी क्षेत्र बना दिया या जंगली क्षेत्र बना दिया, रेगिस्तानी क्षेत्र बना दिया। अरे ऐसे प्राकृतिक रूप से क्षेत्रीय असंतुलन वहां पर पैदा हो गया कि हो सकता है कि पहाड़ी क्षेत्र तो कम विकास हो पाया, रेगिस्तानी क्षेत्र कम विकास हो पाया, तो प्रकृति ने भी उसको असमान कर दिया। इस कारण से क्षेत्रवाद की भावना ज्यादा हमारे सामने आई।
दूसरा जो कारण है वो ये है कि प्रशासन द्वारा संसाधनों के समान वितरण का अभाव। जो भी संसाधन थे प्रशासन ने उसका बंटवारा तो किया, लेकिन वो भी सही रूप में नहीं किया, समान रूप से उनका बंटवारा किया। जब उनका जो संसाधनों का जो समान वितरण का अभाव प्रशासन के द्वारा दिखाया गया, तो तब क्षेत्रवाद की भावना पनपी। अगले कारण की बात करें, केंद्रीय निवेश की। केंद्र की तरफ से जब राज्यों में या किसी क्षेत्र विशेष में जो निवेश किया जाने लगा, वो निवेश भी असमान रूप से किया जाने लगा, यानी सभी को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया। तो जो निवेश था केंद्र की तरफ से, केंद्रीय निवेश था, यानी कहें कि केंद्रीय विकास था, जब वो विकास समान रूप से नहीं किया गया, तब उस स्थिति में भी क्षेत्रवाद की भावना ज्यादा पनपी है, ज्यादा जोर पकड़ा इस भावना ने। अगले जो बात करें ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण, कुछ इसमें ऐतिहासिक कारण भी रहे, कुछ क्षेत्र विशेष के प्रति कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुछ राजनीतिक कारण भी रहे। राजनीति के कारण भी कुछ क्षेत्र विशेष की उपेक्षा की गई। इस कारण से क्षेत्रीय उन लोगों को लगा कि हम लोगों हमारे क्षेत्र को राजनीतिक रूप से भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है, तो अपने क्षेत्र विशेष को महत्व प्रदान कराने के लिए इस तरह की भावनाएं सामने आती है। सांस्कृतिक विभिन्नता एक कारण ये भी रहा। कुछ क्षेत्र विशेष सांस्कृतिक रूप से भी अलग रहे, सांस्कृतिक रूप से भी ये और क्षेत्रों से उनमें विविधताएं रही। उन सांस्कृतिक विविधताओं के कारण उनको लगने लगा कि हम लोगों की उपेक्षा अन्य क्षेत्र विशेष के द्वारा की जा रही है, यानी हमारी उपेक्षा का कारण यहाँ पे बन रहा है। जब इस तरह की एक और कारण इसमें ले सकते हैं, भाषाई विविधता। एक कारण वो ले सकते हैं जो भाषाई विविधता। भाषा के क्षेत्र में हमने अभी बताया था आपको, राज्यों का पुनर्गठन भी भाषाओं के आधार पर किया गया, और उन भाषाओं के आधार पर जब किसी भाषा को राज्य के रूप में महत्व नहीं मिला, तो उन क्षेत्रों में भी इस तरह की क्षेत्रवाद की भावना है। अब ये क्षेत्रवाद की स्थिति तो उत्पन्न हो जाती है, और उस क्षेत्रवाद के कारण लोग आंदोलन भी करते हैं, और इस तरह की भावना उनके मन में पनपती भी है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम होते हैं, काफी बुरे परिणाम होते हैं। क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों में सबसे पहला आता है देश की अखंडता को चुनौती। सबसे बड़ा एक दुष्परिणाम है क्षेत्रवाद का कि अगर इस तरह की भावनाएं, इस तरह के क्षेत्रवाद संबंधी आंदोलन, क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न रहा, तो सबसे बड़ी चीज उसमें यह आएगी कि देश की अखंडता को चुनौती, कि जब हम अपने क्षेत्र विशेष के हित को अपने राष्ट्रीय हित से ज्यादा महत्व देने लगे,
जो हमारा क्षेत्र विशेष का हित है, उस क्षेत्र विशेष के हित को राष्ट्रीय हित से ज्यादा महत्व देने लगे, तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमारी एकता और अखंडता को चुनौती वहां पर मिलेगी। हमारे देश की अगर एकता या अखंडता को जो चुनौती अगर मिलती है, तो देश को कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम ज्यादा झेलने पड़ते हैं। कई बार तो स्थिति पृथकतावाद के रूप में सामने आती है, और कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि राष्ट्रीय अस्मिता को भी वो चुनौती प्रदान कर देती है। यानी काफी भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं इसके। दूसरा जो दुष्परिणाम है वो है नए राज्यों की मांग। एक और दुष्परिणाम है, अगर इस क्षेत्रवाद की भावना कई बार तक हो जाती है कि कुछ क्षेत्र विशेष के लोग कहते हैं कि हमको तो नया राज्य बनाना, यानी नए राज्य की मांग बलवती होती जाती है कि नया राज्य बनाने के लिए आंदोलन तक होने लग जाते हैं। और भारत में कई बार इसके उदाहरण आपने देखे होंगे, उत्तराखंड आंदोलन ले लो, चाहे तेलंगाना आंदोलन ले लो, इस तरह के आंदोलन हमारे सामने आते हैं नए राज्य की मांग के लिए। अगले दुष्परिणाम की बात करें कि क्षेत्रीय राजनीति एवं राजनीतिक दलों का प्राबल्य। क्षेत्रीय राजनीति के कारण क्षेत्रीय राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करती है, और जो क्षेत्र विशेष में जो राजनीतिक दल है ये भी प्रभावित हो जाते हैं। और ये क्षेत्रीय स्तर की जो राजनीति होती है, ये क्षेत्रीय स्तर की राजनीति केंद्र के स्तर की राजनीति को भी प्रभावित करती है। अगला जो दुष्परिणाम है इसका, भूमिपुत्री की अवधारणा। भूमिपुत्र की अवधारणा है कि इसमें अपने को, यानी वो लोग अपने को इस क्षेत्र विशेष से ही संबोधित मानते हैं, उनको इस क्षेत्र के अलावा अन्य, यानी भारत अपने देश से मतलब नहीं है, कि अपने क्षेत्र विशेष का एक हित होना चाहिए, कि अपने को भूमिपुत्री के रूप में, कि उस क्षेत्र विशेष के भूमिपुत्री के रूप में ये प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे क्षेत्र विशेष का हित होना चाहिए, बाकी हमारा हित होना चाहिए, देश हित से हमको कोई मतलब नहीं रहता। इतनी ज्यादा सोच इसमें खराब हो जाती है। अगली जो इसमें दुष्परिणाम इसके जो सामने आता है वो है राष्ट्रीय आदेशों और राष्ट्रीय कानून को चुनौती। ये लोग, इन लोगों की मांगे इतनी ज्यादा है, सत्ता आगे बढ़ जाती है कि ये राष्ट्रीय आदेशों को, राष्ट्रीय कानूनों को भी चुनौती देने लग जाते हैं, उनको भी नहीं मानते। बस इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारे जो इनकी मांगे रहती है, ये मांगे पूरी होनी चाहिए। जो क्षेत्रवाद संबंधी इनकी मांगे हैं, उन मांगों का पूरा होना बहुत आवश्यक रहता है। यानी राष्ट्रीय आदेशों को भी ये चुनौती देने लग जाते हैं। और अगला जो दुष्परिणाम है इसका वह है स्वयंभू नेताओं यानी छोटे छोटे से नेता जो जरा जरा सी मांगों को लेकर, छोटे छोटे क्षेत्र विशेष की मांगों से लेकर एक स्वयंभू नेता उभर कर सामने, धीरे धीरे क्षेत्र विशेष को नेता की पकड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी चुनौती दे देते हैं। क्षेत्र विशेष में अलग ही नेता उत्पन्न होते हैं जो भारत की राजनीति में भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और जो अंतिम जो इसका दुष्परिणाम है वो है
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की छवि खराब होना, देश की साख खराब होना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारे देश की छवि भी खराब होती है। कई बार मानवाधिकार आयोग वाले या कई बार अन्य किसी माध्यम से हमारे राष्ट्र को एक तरह की राष्ट्र की जो साख है उस साख को भी दबा लगता है कि उनके द्वारा कि आपके देश में किस क्षेत्र विशेष में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या अन्य कारण से जो मांगे उठती है उससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारे देश की जो साख है वो साख खराब हो। यानी क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम के रूप में हमारे सामने एक सारी चीजें आती है। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को रोका नहीं जा सकता, इन चीजों को रोका जा सकता है, इनका समाधान किया जा सकता है, लेकिन किस तरह से इनको रोका जाता है, किस तरह से इनका समाधान हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं, अध्ययन करते हैं अपन। क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के उपाय कि इसके जो कारण है, अगर समाधान देखें तो उन्हीं कारणों जो उसके कारण है उन्हीं कारणों में समाधान ढूंढा जा सकता है। बशर्ते गौर से उस चीज को देखने की है और उस चीज को अमल में लाने की है। और सबसे जो इस क्षेत्रवाद की समस्या का जो समाधान है, जो सबसे बड़ा उपाय है तो यही है कि हम लोगों को, क्षेत्र विशेष के लोगों को अपनी संकीर्ण सोच को दूर रखना होगा तथा क्षेत्र हित को प्रायोरिटी न देकर देश हित को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, देश हित को महत्व देना पड़ेगा। तो ये समस्या अपना आप ही इसका समाधान हो सकता है। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं इस क्षेत्रवाद की समस्या को दूर करने के लिए। सबसे पहला जो समाधान है क्षेत्रवाद की समस्या का जो सबसे पहला समाधान है, जो भी हमारे देश की नीति बनती है, राष्ट्रीय नीति जिसको, वो राष्ट्रीय नीति पूरी तरह से संतुलित होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख बनाई जानी चाहिए, ताकि किसी क्षेत्र विशेष को ऐसा नहीं लगे कि इस राष्ट्रीय नीति में उसका नाम तो नहीं आया ही, उसके क्षेत्र विशेष के लिए तो सरकार ने कुछ कार्य सोचा ही नहीं या कुछ कार्य किया ही नहीं। यानी जो भी नीतियां बनाई जाए, चाहे रोजगार की नीति हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित नीति हो, उस क्षेत्र के विकास से संबंधित नीति हो, तो ऐसी राष्ट्रीय जो नीति है वो राष्ट्रीय नीति को इस बात को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए कि सभी क्षेत्रों का उससे विकास हो सके। किसी क्षेत्र विशेष को ऐसा नहीं लगना चाहिए, वहां के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जिससे कि क्षेत्रवाद जैसी समस्या हमारे सामने आती है। अगर इस तरह की नीतियां बनेंगी, अच्छी नीतियां बनेंगी, तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान हमको मिल सकता है। दूसरी बात करें राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास कि जो राज्य की जो परियोजनाएं, खास करके अपन बात करें विकसित क्षेत्रों में, जो वहाँ की सिंचाई की परियोजना अच्छी होनी चाहिए, बिजली पानी इन सब की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। खासकर जो पिछड़े क्षेत्र, जब उन क्षेत्रों में लगने लग जाए कि हाँ सरकार का ध्यान हमारे क्षेत्र विशेष की तरफ आ रहा है, हमारे क्षेत्र की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है, अब वहाँ विकास के जो साधन है उन साधनों को भी सरकार के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके इस तरह की जो मांगे हैं, क्षेत्रवाद संबंधी जो उनके मन में संकीर्ण विचारधारा है,
वो संकीर्ण विचारधारा है वो विकास के आगे खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे उन क्षेत्रों का विकास होता जाएगा और विकास होता जाएगा तो मांगे अपने आप उनकी कम होती जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि क्षेत्रवाद जैसी समस्या उस क्षेत्र में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें विकास के विशेष कार्यक्रमों को परियोजना के रूप में प्रारंभ किया जाना है कि विकास करने के जो भी कार्यक्रम है ये कार्यक्रम बनाएंगे कार्यक्रम तो कार्यक्रम के रूप में लेकर के परियोजना के रूप यानी लार्ज स्केल पर हम उसको जब प्रारंभ करेंगे तो उसके ज्यादा परिणाम यानी ज्यादा अच्छे परिणाम उसके हमारे सामने आएंगे और उन कार्यक्रमों से ऐसा लगेगा चाहे उन कार्यक्रमों से ऐसा लगेगा कि जैसे हमने उस क्षेत्र विशेष के लिए विशेष कार्य किया है ताकि उस क्षेत्र विशेष के लोगों के मन में भी ये बात आएगी कि हाँ सरकार हमारी तरफ ध्यान दे रही है। इसमें चाहे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम हो या मरु विकास कार्यक्रम हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो, चाहे जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो, यानी सूखा विकास जैसे क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है तो कुछ क्षेत्र को सूखे से संबंधित, मरु विकास है तो जहाँ रेगिस्तानी इलाकों से संबंधित, पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों को किस तरह का विकास किया जाना चाहिए, इस तरह का कार्यक्रम इन कार्यक्रमों में परियोजना के रूप में अगर लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे होंगे और जो भी कमियां उन क्षेत्र विशेष में है या विकास की जो शिकायतें उन लोगों की है वो दूर हो सकती है और धीरे धीरे उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा, समस्या का अपना भी समाधान हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का हमारे देश में इतने बड़े बड़े राज्य हैं कि विश्व के कई देश तो उससे उन राज्यों से भी छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से इतने बड़े बड़े राज्य हैं। इसलिए जो राज्यों का गठन होना चाहिए प्रशासनिक दृष्टि से छोटे छोटे राज्य का ताकि राज्य छोटा रहेगा क्षेत्र बड़ा नहीं रहेगा, राज्य का क्षेत्रफल ज्यादा नहीं रहेगा, जनसंख्या भी ज्यादा नहीं रहेगी तो प्रशासन की दृष्टि उसके प्रत्येक हिस्से पर पड़ेगी। और छोटा राज्य रहेगा तो उसके विकास के लिए ज्यादा अच्छी योजनाएं बनेगी, कम बजट की योजनाएं बनेगी लेकिन पूरे क्षेत्र विशेष को लागू होंगी, सारे क्षेत्र के लोगों को उस राज्य के सभी क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। यानी छोटे छोटे राज्य होंगे तो प्रशासनिक दृष्टि से यह कार्य अच्छे किए जा सकते। यानी आज भी अगर हम देखें तो बड़े बड़े राज्य जो विश्व के कई देशों से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं या जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं तो ऐसे राज्यों को प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का जब भी गठन करते हैं तो छोटे छोटे राज्यों के रूप में तब्दील करना चाहिए ताकि प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा कार्य किया जा सके, प्रशासन की नजर इन राज्यों के हर क्षेत्र पर रहे और हर क्षेत्र का विकास होता रहे ताकि क्षेत्रवाद जैसी समस्या उत्पन्न ही नहीं। नेक्स्ट उसमें बात करते हैं सांस्कृतिक भिन्नता को एकीकरण की ताकत को जो संस्कृति के रूप से अलग अलग क्षेत्रों में जो विभिन्नताएं पाई जाती
वो विविधताएं अधिकतर टाइम पर क्षेत्रवाद का कारण बनती है, लेकिन अगर इन विभिन्नताओं को एकीकरण की ताकत बना दे कि हमारे क्षेत्र की ये विविधता है, हमारे क्षेत्र की ये विशेषता है, फिर इस विशेषता के कारण इस हमारे इस क्षेत्र का नाम, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। तो इस तरह की बातें करके, इस तरह की योजनाएं बनाकर उन क्षेत्र विशेष की जो भी विविधताओं को राष्ट्रीयकरण की ताकत के रूप में अगर हम पेश करेंगे पूरी दुनिया के सामने, तो उससे उन लोगों को भी लगेगा कि हाँ, वास्तव में हमारी जो एक क्षेत्र विशेष संबंधी जो विभिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नता है, इसको सरकार ने पूरे विश्व स्तर पर ले गए और हमारी पहचान बनाई। तो निश्चित रूप से उनके मन में देश हित के प्रति अच्छी भावनाएं रहेगी और वो अपनी संकीर्ण सोच, क्षेत्रवाद जैसी संकीर्ण सोच को छोड़कर देश हित में सोचेंगे, देश हित में ही आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। भाषाई विविधता का सम्मान, कि हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, तो जिसकी जो भी भाषा है उस भाषा का सम्मान। ये नहीं कि हमने किसी भाषा को राष्ट्रीय अनुसूची में दर्जा दे दिया, राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाषा का महत्व कम हो। हमको प्रत्येक देश में बोले जाने वाली प्रत्येक भाषा का सम्मान करना तथा उस भाषा के लोगों के मन में ये बात बैठानी होगी कि आपकी भाषा हमारे लिए वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसी दूसरी जो भाषा है जो संविधान की सूची में शामिल। जब इस तरह की बात प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा की जाएगी, तो लोगों के द्वारा, दूसरी भाषा के लोगों के द्वारा भी उस क्षेत्र विशेष की भाषा का, यानी एक दूसरे की भाषा का सम्मान किया जाएगा। और जब ये सम्मान होगा तो निश्चित रूप से उन लोगों के मन में क्षेत्र में बात जैसी संकीर्ण मनोवृत्ति है वो दूर होगी। इस तरह से बच्चों अगर इन समस्याओं का समाधान किया जाए, इन समस्याओं क्षेत्रवाद की समस्या के जो समाधान के उपाय उनको अपनाया जाए, तो निश्चित रूप से देश को एक बहुत बड़ी, या खास यूं कहें कि देश के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी चुनौती से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए, सरकार के साथ साथ देश के प्रत्येक व्यक्ति को भी प्रयास करना चाहिए कि हम एक दूसरे की क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान करें, क्षेत्रीयता का, उनकी जो क्षेत्रीयता है या उनकी संबंधित जो मांगे हैं उन मांगों का सम्मान करें, ताकि क्षेत्र विशेष के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि क्षेत्र हित के पहले देश हित पहले, इसलिए पहले देश के हित के ऊपर सोचा जाए, फिर अपने क्षेत्र के बारे में सोचा जाए। जब इस तरह की मनोवृत्ति सभी लोगों के बीच आएगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को जो चुनौती है, लोकतंत्र के समझ जो चुनौतियां हैं, कुछ भी नहीं रहेगी, एक दिन ये खत्म हो जाएगी और हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, कहें कि विश्व का सबसे सफल लोकतंत्र वाला देश बन जाए। इस सब आज की क्लास से पढ़ती किसी की कोई भी समस्या हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कोई क्वेरीज हो, तो निश्चित रूप से हमसे आप फोन करके पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।